हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर रहे थे फिज़िक्स का पेपर जुलाई 2025 वाला, तो हम लोग उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। वी हैव सॉल्व्ड द सेक्शन ए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेक्शन बी. ओके, लेट्स सी. So here the first question is, obtain an expression for moment of inertia of a uniform disk of mass m and radius r rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. See, इसका सिंपल आंसर हम लोग को पता है कि एम आर स्क्वायर बाई टू आने वाला है, राइट. बट बोर्ड के एग्जाम से और बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना पड़ता है, अपने को डिटेल में लिखना पड़ता है. तो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सिंपल देखते हैं, चलो. तो सबसे पहले वी हैव ये डिस्क, ठीक है. अब इसके अंदर दो रेडियस है, एक फर्स्ट वन स्मॉल वन एंड सेकंड जो फाइनल आर होगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा बोर्ड के एग्जाम्स इसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला टाइप अपने को लगाना पड़ता है, लिखना पड़ता. सो दैट्स व्हाई विल राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज डिराइव्ड एज फॉलोज. ठीक है, सिंपल लिख लेंगे. नाउ in this case we are consider disk as composed of many concentric rings. इसको अपन बोलते हैं, राइट, दिस वन, ये वाले जो रिंग्स रहते हैं, है ना. सो सपोज इसकी थिकनेस dr है, जो कि यहाँ पे मेंशन है, वी हैव मेंशन्ड हियर एज वेल, राइट. एंड ईच रिंग का मास dm है, ठीक है. तो अब यहाँ पे dr और dm का जब बात आती है तो इसमें वी हैव वन थिंग कॉल्ड व्हाट, सरफेस डेंसिटी. तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क का मीनिंग ये होता है कि इसका जो मास पर यूनिट एरिया है, दिस कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, राइट. तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सरफेस डेंसिटी, जिसको अपन सिग्मा से डिफाइन करते हैं, विच इज मास पर यूनिट एरिया, करेक्ट. नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेट्स से कि डिस्क का मास कितना है, सिग्मा इक्वल टू मास डिवाइड बाय एरिया. कितना आ जाएगा, सिंपल डिस्क सर्कुलर शेप की, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. ओके, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट के जहाँ पे हमने थिकनेस को dr कंसीडर किया है एंड किसको, मास ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग को अपन ने क्या कंसीडर किया है, dm. ओके, नाउ वी नो वन थिंग के व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटायर रिंग, इट कैन बी कंसीडर्ड टू बी इन लाइक एवरेज ऑफ रेडियस r, राइट. तो इसके अंदर क्या होगा, एरिया अगर मैं निकालू रिंग का, this area it should be what, 2 pi r into this dr आ जाएगा, सिंपल. और आई नो हियर कि सिग्मा कितना आ रहा है मेरे पास, मास पर यूनिट एरिया. तो लेट्स से अगर मैं इस सिंगल वाली रिंग की बात करूं, राइट, तो इस सिंगल वाली रिंग में क्या है मेरे पास, स्मॉल मास dm डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया कितना है, दिस 2 pi r इंटू dr आ जाएगा यहाँ पे एरिया, करेक्ट. नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब नाउ व्हाट, अब इस dm की वैल्यू निकालने के लिए मैं ये पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कर दूंगा, राइट. तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस, देयरफॉर दिस dm इक्वल टू 2 pi r इंटू dr एंड यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, राइट. तो अब हमारे पास dm का वैल्यू है विच इज 2 pi r dr इंटू सिग्मा. अब लेट्स से फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डू वन थिंग के द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, राइट, ऑफ ईच रिंग कितना आ जाएगा मेरे पास, ईच रिंग अबाउट द एक्सिस दिस विल बी व्हाट, दिस डी आई आ जाएगा, लेट्स से स्मॉल इनर्शिया इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. सो मास इंटू आर स्क्वायर आना चाहिए, बट हमारे पास मास है dm, राइट, इंटू आर स्क्वायर बेसिकली. तो बस इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ. आई राइट इट लाइक दिस di इक्वल टू आर स्क्वायर. अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, dm को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट. तो dm का वैल्यू कितना है मेरे पास, 2 pi r इंटू dr सिग्मा, राइट. तो यहाँ पे आई राइट आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इंटू 2 pi r इंटू सिग्मा इंटू डी लास्ट में. अगर इसको थोड़ा खुला खुला लिखूं, राइट. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नीड टू इंटीग्रेट इट, राइट. तो लेट्स इंटीग्रेट फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू
टोटल फाइनल आर, राइट, आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई आर इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर एज इट इज, राइट। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा कैपिटल आई मेरा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसको लिमिट लगा देंगे अपन 0 से कैपिटल आर तक। अब ये हो जाएगा मेरा, अच्छा इसके अंदर कांस्टेंट कौन से, लाइक ये आ जाएगा 2 पाई एंड सिग्मा, ठीक है, तो ये आ जाएगा बाहर। सो 2 पाई इंटू सिग्मा आ गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ आर क्यूब डी आर फ्रॉम 0 टू आर। अब इंटीग्रेशन के रूल्स पता है मुझे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स है तो ये कितना देता है मुझे, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, ऐसे कुछ आता है, राइट। तो अब यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब जब मेरे पास है तो ये कितना होगा फाइनली, दिस आई विल बी इक्वल टू 2 पाई, है ना, 2 पाई सिग्मा मेरे पास एज इट इज रहेगा। सो दिस 2 पाई सिग्मा इनटू आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4, और ये इसके अंदर लिमिट लगा दूंगा मैं 0 टू आर। अब 0 टू आर लिमिट लगा रहा हूँ तो ये लिमिट का सीन ऐसे होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अगर मेरे पास आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0, ये लिमिट है मेरे पास 0 टू कैपिटल आर, राइट। 1 सेकेंड, लेट्स से कि अगर मेरे पास लिमिट है दिस आर क्यूब डी आर है, ठीक है, लिमिट 0 टू आर, तो ये इसका होता है अपर लिमिट मीन्स आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, और इसको अगर मैं बॉक्स ब्रैकेट में डालूँ और ये लिमिट लगा दूँ यहाँ पे, तो ये होगा मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। अब लोअर लिमिट तो 0 है तो फाइनल 0 ही आने वाला, तो बेसिकली ये डायरेक्टली आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 आने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आई राइट द सेम थिंग, सो यहाँ पे आई आ जाएगा, आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इंटू कैपिटल आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा हियर, करेक्ट। तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं अपन। सो दिस आई इक्वल टू 2 पाई इंटू सिग्मा का वैल्यू क्या है, m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। सो दिस m डिवाइडेड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर, करेक्ट, इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, आर टू द पावर 4 सॉरी, डिवाइडेड बाय 4। सो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आ गया, पाई पाई गॉट कैंसल्ड, और यहाँ पे आर टू द पावर 2 कैंसल्ड, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2। सो फाइनली मेरा आई का वैल्यू आ जा रहा है एम आर स्क्वायर बाय 2। सो देयरफॉर आई इक्वल टू 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, इतना लिख लो। अच्छा, जिन लोग को लिखना है उनके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ so that you can take a screenshot of this entire thing. Just give me a second. Okay, तो हम लोग ने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। Now let's move to the question number 4, which is what is the effect of impurities on surface tension of a liquid. अब surface tension का सवाल है, सिंपल एकदम, जस्ट बुक में से बुक में 3 पॉइंट्स गिवन है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट ये 3 पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिख लेना है, विच इज़ इनफ। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज एज इट इज़ लिख लो, चलेगा, कंसेप्ट समझो, और फिर उसके बाद यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल, नो इशू। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, वन इज सॉल्यूबल देन अनदर इज इनसॉल्यूबल। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सॉल्यूबल इम्प्योरिटी डालते हैं तो क्या होता है, राइट। तो फॉर soluble impurity अगर हम मिक्स करेंगे, so when soluble substances such as common salt like sodium chloride is dissolved in water, the surface tension of water increases. तो यहाँ पे क्या होगा, surface tension increase हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट लिखोगे insoluble impurity का, which is when insoluble impurity is added into water, surface tension of water decreases. तो एक केस में soluble में surface tension increase हो रहा है, insoluble में surface tension decrease हो रहा है। When impurity gets added to any liquid, the cohesive force of that liquid decreases, which affects the angle of contact and hence the shape of the meniscus, right? So if mercury gathers dust, then its surface tension is reduced and it does not form spherical droplets unless the dust is completely removed. So जिसकी वजह से surface tension decrease होता है। Now third point is
When a sparingly soluble substances such as phenol or detergent is mixed with water, surface tension of water decreases. इस केस में भी क्या होता है, surface tension decrease होता है. For example, a detergent powder is mixed with water to wash clothes. So due to this, surface tension of water decreases and water makes good contact with the fabric and is all able to remove tough stains. Okay, so this is the reason, or these are the effects of impurities on surface tension. Let's see question number 5. Explain the thermodynamics of adiabatic process to obtain adiabatic constant for rigid diatomic molecule of gas. Okay, let's see इसको कैसे solve करेंगे as per बोर्ड्स मेथड. तो सिंपल, विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट. सिंपल, यहाँ पे आ जाएगा एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन इन विच नो हीट एक्सचेंज ऑकर्स. तो यहाँ पे मेरे पास क्यू क्या आने वाला है, और इसको मैं आई कैन राइट इट डी क्यू एज वेल. सो डी क्यू कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा, राइट. सो फॉर एन आइडियल गैस वी नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ सेज दिस चेंज इन हीट इज डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. du is internal energy and work done dw. now यहाँ पे we know that dq is 0. since we know this dq equal to 0, तो ये कितना आ जाएगा, दिस du e प्लस, और वर्क डन कितना होता है मेरे पास, इसको आई कैन कंसीडर p इंटू डी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 आ जाएगा. नाउ इस केस में इसको अगर यहाँ पे शिफ्ट करूँ मैं, सो इट विल गिव मी व्हाट, du इक्वल टू माइनस ऑफ p dv आ जाएगा. यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ लेट्स सी. अब रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या, व्हाट. सो सिंपल, विल जस्ट सी कि वी नो फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल वी नो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है फॉर रिजिड व्हाट डायटोमिक, दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल. आई नो डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस वेयर, जिसको अपन एफ से डिफाइन करते हैं, ये कितना आता है मेरे पास, 5 आता है, जिसके अंदर 3 ट्रांसलेशनल होता है, ट्रांसलेशनल, राइट, एंड 2 मेरे पास होता है रोटेशनल, करेक्ट. सिंपल. अब आई नो कि इंटरनल एनर्जी पर मोल कितना आता है, दिस इंटरनल एनर्जी per mole, this is defined by what, this is defined by U equal to F by 2 into nRT, करेक्ट. और F कितना है यहाँ पे, F का वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/2, राइट. सो दिस इक्वल टू 5/2 nRT. फेयर इनफ. नाउ फॉर एन आइडियल गैस वी नो, फॉर दिस आइडियल गैस आई नो वन थिंग. क्या पता है मुझे कि PV इक्वल टू nRT आता है. सिंपल, दिस PV इक्वल टू nRT. बट एडियाबैटिक कंडीशन अगर मैं लगाऊं इसके ऊपर, तो ये क्या देगा मुझे, फॉर दिस एडियाबैटिक कंडीशन, राइट. अगर कंडीशन ये देखूं मैं, तो ये होगा PV टू द पावर दिस गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट. एंड व्हाट इज दिस गामा, दिस इज नथिंग बट एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं, राइट. चलो, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल, और गामा का वैल्यू कितना है, Cp. तो अब Cv मेरे पास कितना आता है, सिंपल, F/2 R आता है डायरेक्टली, राइट. और Cp के लिए मुझे पता है, Cp के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, आई हैव दिस Cp इक्वल टू, फॉर दिस Cv तो ये Cv तो कितना आ जाएगा डायरेक्टली मेरे पास, दिस F/2 R होता है, विच इज 5/2 R, राइट. फॉर Cp आई नो दिस रिलेशन Cp इक्वल टू Cv प्लस R. तो अगर मैं, ये आ जाएगा मेरे पास 5/2 R प्लस दिस R, करेक्ट. तो ये दे देगा मुझे 7/2 R. और गामा का, जिसको मैं बोलता हूँ एडियाबैटिक कांस्टेंट, दिस गामा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास Cp/Cv, विच इज इक्वल टू व्हाट, 7/2 R डिवाइडेड बाय 5/2 R, करेक्ट. और यहाँ पे आर गेट कैंसल्ड, और नीचे का डिनोमिनेटर का 2 भी कैंसिल हो जाएगा. सिंपल, फाइनली व्हाट आई विल गेट, दिस इक्वल टू 7/5. और अगर मैं इसको और कैलकुलेट करूँ, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लगाया अपन, यहाँ 0 लग गया, 5 4 20, करेक्ट. तो ये गामा का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1.4.
राइट। ये आ गया मेरे पास 1.4। सिंपल, इतना ही पता करना था कि अपने को। अच्छा, जिन लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आई विल जूम इट आउट। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 1 सेकेंड, लेट मी शॉट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ओके, तो सिंपल, इसमें बुक में जो फिगर दी हुई है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है एसएचएम में, विल ड्रॉ द सेम एज इट इज। ये फिगर तुम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, करेक्ट। नाउ अब ये फिगर, दिस एक्सप्लेन्स। अच्छा, टोटल एनर्जी ऑलवेज कितना होता है हमको पता है। दिस टोटल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, राइट। नाउ अब यहाँ पे इतना पता है मुझे, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जब जो मीन पोजीशन होता है, राइट, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 रहती, विच इज x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती, राइट, और पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है। एग्जैक्टली इसका उल्टा एक्सट्रीम पोजीशन पे, जहाँ पे x इक्वल टू प्लस है या फिर माइनस है पे, या तो दिस पोजीशन पे और दिस पोजीशन, राइट, माइनस है और प्लस है, यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट। चलो, जस्ट ये फिगर ड्रॉ करोगे प्रॉपरली विथ लेबलिंग। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट ये भी शो करना होता है तुम लोग को कि जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर गेटिंग इक्वल। तो ये कब हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन एट x इक्वल टू, रिमेंबर, प्लस और माइनस a/√2। सो जब ये होगा, जब डिस्प्लेसमेंट मेरा प्लस और माइनस a/√2 वाले डिस्टेंस पे होगा, राइट, तब आई कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर इक्वल। और एट x इक्वल टू a/2 पे द एनर्जी इज 25% ऑफ पोटेंशियल एंड 75 काइनेटिक। तो ये दोनों पॉइंट्स लिखना कंपलसरी नहीं है, बट इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम बोला है, तो जस्ट डायग्राम बनाओगे और थोड़ा सा डिटेलिंग लिख लोगे तो चल जाएगा, उतना ज़रूरत नहीं है उसका, करेक्ट। सिंपल, स्टिल आई विल जूम इट आउट, यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एज वेल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर, which is question number 7. Assuming an equation of magnetic force due to arbitrarily shaped wire, obtain an expression for force on a closed circuit in a uniform magnetic field. अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सी वी नो कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ एलिमेंट ऑफ वायर कितना होता है, राइट। नाउ लेट्स सी दिस वन। सपोज आई हैव दिस, I know the magnetic force on a small element of dl, this is my dl of a wire carrying current I placed in a magnetic field b bar is nothing but df bar कितना आ जाएगा, equal to I into this small displacement dl bar. This is dl bar is the displacement, right, now into, so, or this is cross product cross b bar. Now we know for an arbitrarily shaped क्लोज्ड वायर द टोटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ओवर द इंटायर लूप, तो जिसको अपन क्लोज्ड इंटीग्रल बोलते, करेक्ट। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एफ बार माई नेट दिस थिंग, एफ बार कितना आ जाएगा मेरे पास, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीएल बार क्रॉस दिस इज माई बी बार। ओके, नाउ अब इसके बाद, अब वी नो के क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंशन्ड है, राइट। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या है। सो सिंस आई नो, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस बी बार इज यूनिफॉर्म, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, करेक्ट, दिस इज यूनिफॉर्म। सो बी बार क्या हो जाएगा, दिस इज कांस्टेंट, बी बार कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो अब ये एफ वाले इंटीग्रल में अगर बी बार कांस्टेंट है, तो ये मेरा इक्वेशन ये बन जाएगा क्या, कुछ ऐसे, आई इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, राइट, डी एल बार विच इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये बी आ जाएगा बाहर, क्रॉस बी बार, राइट। नाउ वी नो फॉर अ क्लोज्ड सर्किट, फॉर अ क्लोज्ड सर्किट, अगर मैं क्लोज, सपोज दिस इज माई लूप, ओके, तो अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो इसका एंडिंग पॉइंट भी तो ए ही है,
इसको भी और ये दोनों इक्वल है, सो फाइनल पोजीशन, दिस फाइनल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। तो इसके अंदर नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पे, और आई कैन से दैट दिस in a uniform magnetic field the net force on a closed current loop is 0 because the forces on opposite sides cancel out, right। ये भी बोल सकते हैं इस वे में। so basically what I'll write here, the vector sum of all the line elements, right, of the line elements is 0। ये फाइनल और इनिशियल वाला लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, राइट। तो ये वाला पार्ट मेरा 0 हो रहा है। सो सिंस माई दिस क्लोज्ड इंटीग्रल dl बार इज इट्स गेटिंग 0, इट्स बिकमिंग 0, सो देयरफॉर आई कैन राइट देयरफॉर दिस f बार कितना हो जाएगा, इक्वल टू i इंटू 0 क्रॉस b बार, करेक्ट। अगर ये हो रहा है तो सिंस आई कैन डायरेक्टली से f बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो नेट फोर्स कितना रहा है मेरे पास, सो नेट मैग्नेटिक फोर्स दिस, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फोर्स, राइट, एक्टिंग ऑन, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, दिस विल गिव यू मार्क्स ऑन अ क्लोज्ड करंट कैरिंग, दिस क्लोज्ड करंट कैरिंग circuit, right, placed in a uniform magnetic field, this placed in a uniform magnetic field is nothing but 0, f equal to 0, correct। however it can experience some torque, right। so however the loop can experience torque which can be what, so tau अगर मैं देखूं तो tau का वैल्यू आई कैन राइट इट लाइक दिस m इंटू बी बार, m क्रॉस बी, राइट। और m क्या रहेगा, ये एरिया वेक्टर रहेगा मेरे पास, राइट। so इसका ये भी लिखने का ऐसा जरूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट के इट कैन एक्सपीरियंस सम टॉर्क, ओके। ओके इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड। Now let's move to the next question, which is distinguish between diamagnetic and paramagnetic substance। सिंपल है, 2 मार्क के लिए पूछा है उसने, तो नो नीड टू गो लाइक उतना डेप्थ में लिखने का जरूरत नहीं है, 2 3 पॉइंट्स भी लिखोगे तो चलेगा। फर्स्ट, व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक, राइट। और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, सिंपल, राइट। इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेटिक जस्ट नीड टू ऐड, यहाँ पे फील्ड ऐड कर दो, 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, okay। so diamagnetic substance when placed in a magnetic field it is weakly magnetized in a direction opposite to that of B, और इसके पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है बी के, इस केस में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। नाउ फॉर दिस वी नो परमेबिलिटी क्या होगा, परमेबिलिटी क्या होगा इसकी, लेस देन 1 होगी डायमैग्नेटिक के केस में, और पैरामैग्नेटिक के केस में इट इज स्लाइटली मोर देन 1। फिर इफ यू टॉक अबाउट ससेप्टिबिलिटी which is magnetic susceptibility, जिसको अपन this used by chi symbol, this is chi, right, this is mu r, correct। so this does not change with temperature, और ये this xm varies inversely as the temperature of the substance, right। और लास्ट पॉइंट ये है कि इसका वैल्यू किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो विच इज वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, राइट। और पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल बट इट इज पॉजिटिव। तो सिंपल ये 3-4 पॉइंट्स भी लिख लोगे चल जाएगा, बट रिमेंबर दिस कि ये होता क्यों है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर क्या रहते हैं, डायमैग्नेटिक के केस में दे हैव दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके अंदर, राइट, एंड आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड,
एंड पैरामैग्नेटिक के केस में क्या होता है, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, लिखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये 3-4 पॉइंट्स लिखोगे तो चल जाएगा, राइट। ओके, इस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए। सो फॉर रेस्ट ऑफ द पार्ट just subscribe to my channel, and thank you so much for watching. If you have any kind of doubt related to any of the specific topic or specific question, you can just comment me in the comment section, or you can just text me on WhatsApp. You'll find number in the description. Okay, so thank you so much.